नमस्कार, नई परख के राष्ट्र मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। तकरीबन 1.5 सालों के बाद मनीष सिसोदिया कल जेल से बाहर आ गए। हम्म, अ, क्या इसे हम यह माने कि ये न्याय की जीत है या हम यह माने जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि तकनीकी आधार पर उनको बेल मिल गया? इसे हम किस रूप में देखें? जहां तक ये कहना कि तकनीकी आधार पर उनको बेल मिल गया, अगर यही भारतीय जनता पार्टी का कहना है तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि ये तकनीकी आधार क्या है। ये तकनीकी आधार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इतनी ज्यादा देर हुई है मुकदमा चलाने में कि 1 साल से ज्यादा से करीब 1.5 साल से तो जो अभियुक्त है वो लगातार जेल में है। मनीष सिसोदिया लगातार जेल में है और आगे भी भविष्य में इस मुकदमे के चलने की कोई संभावना नहीं है। मुकदमे के किसी नतीजे तक पहुंचने की संभावना नहीं है, ये भी कहा है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट की राय में, और उसका मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं निकल सकता, कि इस पूरे मुकदमे का मकसद ही ये था कि मनीष सिसोदिया को अधिकतम समय तक जेल में रखा जाए। न्याय करने का, उनके ऊपर अभियोग साबित करने का ना कोई मकसद था और ना इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर पाने में जांच एजेंसियां, खासतौर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अभी तक कामयाब हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को ये जमानत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मनीष सिसोदिया को ये जमानत दी है, बल्कि पीएमएलए कानून की जो धारा 45 है, जिसके तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, उसको ही उन्होंने कमजोर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अदालतों को एक तरह से ये अदालतों के सामने नजीर पेश की है कि इस धारा को जमानत देने का जो नियम है उसके विपरीत नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इस धारा से काफी कम प्रभावित होते हुए जमानत के प्रश्न पर विचार करना चाहिए पीएमएलए कानून के तहत। तो मनीष सिसोदिया के केस की विशेषता है कि पीएमएलए के भविष्य के सभी अभियुक्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक नजीर बन गया है। इस तरह से देखा जाए तो यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भी उन्होंने जो तमाम अपने अवलोकन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन अवलोकनों पर गौर करें तो लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट काफी गहरी बातें कह रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए लगातार जेल में रखने से उसके मानवाधिकारों का और उसके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो कि मनीष सिसोदिया के मानवाधिकार, व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों से ये कहता है कि वे सेफ प्ले करते रहते हैं, यानी वो जमानत देने के अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते और उसकी कोशिश नहीं करते, बल्कि सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब ये निकाला जाता है कि वो सरकार के और सरकारी एजेंसियों के जो तर्क होते हैं उनके पक्ष में बने रहते हैं और लोगों को जमानत देने का जो उनका कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन नहीं करते। ये बहुत गंभीर बातें हैं। और मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में जरूर रहे हैं, लेकिन उनके जेल में रहने का एक सार्वजनिक जीवन को एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि एक दमनकारी कानून जो बनाया किसी और मकसद से गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल कहीं और हुआ है। आप देखिए, पीएमएलए कानून का ये जो अनुच्छेद 45 है, इस अनुच्छेद 45 को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान विरोधी घोषित कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा कि संविधान के जरिए हम विपक्ष का दमन कर सकते हैं और अपने राजनीतिक विरोधियों का दमन कर सकते हैं। इसलिए वो उसे मनी बिल के रास्ते से, जिसे मैं चोर दरवाजा कहता हूं, उसके जरिए उसने उसको पुनर्जीवित किया और उसको और भी ज्यादा कड़ा बना दिया। ये पूरी कहानी बताती है कि पीएमएलए कानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिए जाने के बावजूद जो धारा 45 है, उस धारा 45 को इसलिए जीवित किया गया और इसलिए उसको सक्रिय किया गया, इसलिए उसको और कड़ा बनाया गया ताकि भारत के लोकतंत्र को विपक्ष विहीन किया जा सके, विपक्ष का दमन किया जा सके। और इस मुकाम पे मैं कहूंगा कि ये पूरा प्रकरण बांग्लादेश की घटनाओं से कहीं ना कहीं जुड़ता है। बांग्लादेश बांग्लादेश की घटनाओं का मर्म कहां पे है?
बांग्लादेश आर्थिक रूप से विफल राज्य नहीं है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश का जो मुख्य जो जीडीपी है वो और उसकी जो वृद्धि दर है वो तो बहुत बेहतरीन वृद्धि दर थी, सारी दुनिया में उसकी तारीफ होती थी। वो लगातार 7.5, पौने 8 और 8% की दर से विकसित हो रहा था और प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ने की दर भी बांग्लादेश में काफी थी। यहाँ तक कि वो भारत को भी उसने पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों पैदा हुई? भाई अगर नाराजगी केवल उनके द्वारा दिए गए आरक्षण तक ही सीमित रहती है नाराजगी, तो उस आरक्षण को तो सुप्रीम कोर्ट ने घटा के 3% कर दिया था, तो उसके बाद वो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन वो आंदोलन लगातार जारी रहा क्योंकि वो आरक्षण वाले प्रश्न से उठकर वो लोकतंत्र वाले प्रश्न के ऊपर केंद्रित हो गया था। क्योंकि लोकतंत्र की कमी थी, डेमोक्रेटिक डेफिसिट था, और वो डेमोक्रेटिक डेफिसिट इसलिए था कि कम से कम पिछले दो संसदीय चुनाव थे बांग्लादेश के, वो पूरी तरीके से फर्जी चुनाव थे, उनमें रिगिंग की गई थी जमकर और उसमें विपक्ष का दमन किया गया था, यहां तक कि विपक्ष ने उन चुनावों का बहिष्कार किया था। स्थिति ये थी कि जो अवामी लीग के उम्मीदवार होते थे उनके खिलाफ खड़े उम्मीदवार भी अवामी लीग के डमी उम्मीदवार होते थे। इस तरीके से शेख हसीना बांग्लादेश के ऊपर हुकूमत कर रही थी। यानी बांग्लादेश की राजनीति का शेख हसीना का एक मॉडल था कि किस तरह उसे विपक्ष मुक्त किया जाए। भारत में इस तरह का मॉडल इस तरीके से लागू होने की स्थिति नहीं थी। भारतीय लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ पर न्यायपालिका भी अलग किस्म की है, यहाँ पर फौज का किरदार भी अलग तरह का है, इसलिए यहाँ पर उस तरह से तो नहीं किया सकता था। लेकिन मोदी जी ने और उनके सलाहकारों ने पीएमएलए कानून की तिकड़म का इस्तेमाल करके देश के लोकतंत्र को विपक्ष विहीन बनाने का फैसला किया और उस रणनीति को लागू किया। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनावी मुहिम के शुरुआती दौर में मोदी जी ने खम टोक कर ये कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा और नतीजे आएंगे तो हम और भी जोर से विपक्ष के ऊपर जो कि भ्रष्ट है उसके ऊपर अपना आक्रमण शुरू करेंगे और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, बड़े बड़े फैसले लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सीधे सीधे वो कह रहे थे कि इस चुनाव में हराने के बाद में इस देश को हम पूरी तरीके से विपक्ष मुक्त कर देंगे। तो ये स्थिति थी। आज हो क्या रहा है? आज विपक्ष मुक्त करने की बजाय 2024 के चुनाव नतीजों ने मोदी जी ने पहिए को जिस दिशा में घुमाया था लोकतंत्र के, पहिया उसके उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर दिया है। पहले तो उनके हाथ से बहुमत चला गया, वो जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी की 28 सीटों के समर्थन पर निर्भर हो गए हैं और बार बार उनको अच्छे मूड में रखने की कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद में आप देखिए हेमंत सोरेन को जमानत मिल जाती है, फिर अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर नियमित जमानत दे देती है। अब मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल जाती है। मेरा मानना है कि 10-15 दिन में जैसे ही सीबीआई वाला केस सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया है, जमानत नहीं दी है, उनको भी जमानत वहां से मिल जाएगी। तो सारे लोग जिनको इस मामले में इस तरह से गिरफ्तार किया गया था वो धीरे धीरे करके जेलों से बाहर आ जाएंगे और देश को विपक्ष मुक्त बनाने का जो प्रयास है वो मुंह के बल गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या हम यह कह सकते हैं कि ये जो पूरा मामला चला, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा, उससे आम आदमी पार्टी का जो मुख्य स्लोगन था, जिसको कि मनीष सिसोदिया भी जेल से आने के बाद दोहराते हुए नजर आए कि भ्रष्टाचार का एक ही काल अरविंद केजरीवाल, उसको बहुत गहरा चोट पहुंचा है और उसको फिर से रिवाइव करना आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। देखिए, लोकतंत्र में चुनौतियां आती रहती हैं और उनका सामना सब नेताओं और पार्टियों को करना पड़ता है। और ये एक, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने अभी एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो चुनावी राजनीति और लोकतंत्र जो है वो 2020 का खेल नहीं है, ये टेस्ट मैच है। यानी ये लगातार चलते रहने वाला एक खेल है जिसमें मुतवातिर आपको अपनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और सेशन दर सेशन आपको खेलना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का इरादा यही था कि इनका भ्रष्टाचार विरोधी जो चेहरा है आम आदमी पार्टी का, ईमानदारी की दावेदारी करने वाला चेहरा है, उसको जबरदस्त ठेस लगे और हम इनसे राजनीतिक, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इनसे राजनीतिक पहलकदमी छीन लें। उसके बाद बहुत और भी ज्यादा मुश्किल हुई भारतीय जनता पार्टी को जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब का चुनाव जीत लिया।
यानी ये दिखने लगा कि ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास में बाद एक दूसरी पार्टी है जिसकी एक से अधिक राज्यों में सरकार है, बाकी और सब लोगों की एक एक राज्य में ही सरकार है। तो आम आदमी पार्टी ने एक खास तरह का चेहरा पेश किया। तो इस तरीके से भाजपा की कोशिश थी कि इस पार्टी को किस इन आरोपों के जरिए बर्बाद किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए एक आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो दिल्ली विधानसभा के स्तर पर कमजोर नहीं हुई है। उसके सामने मुश्किलें आई हैं, लेकिन ये मानना कि वो कमजोर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर हावी हो जाएगी, ऐसी कोई स्थिति मैं नहीं देखता। अब जब उसके नेता एक एक करके रिहा हो रहे हैं तो जो राजनीतिक परिस्थिति है और भी उनके अनुकूल होगी। निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं कि ये चुनौती है, लेकिन ये चुनौती ऐसी नहीं है जिसका सामना ना किया जा सके। और परिस्थितियां निरंतर आम आदमी पार्टी की जो प्रतिकूल थी अब अनुकूल होने की तरफ हैं। एक और जो बात सामने आ रही है और शायद आज के मनीष सिसोदिया के भाषण में उस ओर संकेत था कि इंडिया गठबंधन के और दलों को भी इस पर बोलना चाहिए। लेकिन जो आने वाला समय है जब हरियाणा का चुनाव होगा और फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा, तो साफ तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने-सामने रहेंगे। तो क्या इसका एक असर इंडिया गठबंधन पर पड़ता हुआ दिखेगा भविष्य में? देखिए इस वक्त मैंने जो कांग्रेस की प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता है अतुल लौंडे पाटिल, मैंने उनका पूरा वक्तव्य सुना। मेरे साथ एक चर्चा में थे, यही सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये सवाल उनसे पूछा गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम पीएमएलए कानून के और विपक्ष का दमन करने के जरिए विपक्ष का दमन करने की जो नीति है हम उसका विरोध करते हैं। और जिन-जिन मुख्यमंत्रियों का और जिन-जिन पार्टियों का दमन किया जा रहा है, जिन-जिन लोगों का दमन किया जा रहा है, हम उसके विरोध में खड़े हुए हैं। जहां तक राज्यों के चुनाव का सवाल है, इंडिया गठबंधन राज्यों के लिए किए जाने वाला गठबंधन नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। ये लोकसभा के लिए और केंद्र की राजनीति के लिए किया गया गठबंधन है। राज्यों में हर पार्टी को अपने-अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने विस्तार के लिए राजनीति करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। राज्य के स्तर पर हम उनसे चुनाव लड़ेंगे और अगर हमारे अंदर शक्ति हुई तो हम उनको चुनाव में हराएंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि उस राजनीतिक प्रतियोगिता का जो इंडिया गठबंधन है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो कांग्रेस इस मसले के ऊपर खुल के आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है, खुलकर। एक बार नहीं, मैंने उन्हें कई बार दूसरे उनके एक और प्रवक्ता हैं, उनके मुंह से भी मैं यही बात सुन चुका हूं। उसके बाद अतुल के मुंह से भी यही बात सुन चुका हूं। प्रवक्ता दर प्रवक्ता वो लोग इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। राहुल गांधी भी सदन में इस बात को कई तरह से कह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रकार की कोई गलतफहमी है कि हरियाणा में वो चुनाव लड़ेंगे या दिल्ली में वो कांग्रेस खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, उससे इंडिया गठबंधन की राजनीति के ऊपर असर पड़ेगा। क्या हेमंत सोरेन की तरह जैसे कि वो मुख्यमंत्री पद पर वापस आए, मनीष सिसोदिया को भी उप मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए फिर से? क्या उनकी राजनीतिक मेरे ख्याल से तो उसकी मिलने की प्रक्रिया क्या होगी ये एक अलग बात है, उसमें कितना समय लगेगा ये एक अलग बात है। मेरे ख्याल से उसके लिए अरविंद केजरीवाल का जेल से रिहा होना भी जरूरी होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होंगे वो बाकायदा फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर सक्रिय हो जाएंगे और उसी के बाद से सरकार में पुनर्गठन होना शुरू होगा। और मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के फिर से शिक्षा मंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरी तरीके से जो काम वो जेल में जाने से पहले कर रहे थे उन कामों को फिर से करना शुरू करेंगे और ये आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी भी है। आम आदमी पार्टी की अगर हम चुनौतियों की बात करें, तो क्या हम ये कहना सही रहेगा कि ये जो दिल्ली का आने वाला विधानसभा चुनाव है, वो आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? अगर वो इसे नहीं जीत पाए तो काफ़ी संकट में पार्टी आ जाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव जीतते रहना बहुत आवश्यक है और खासतौर से दिल्ली का चुनाव जीतते रहना तो और भी आवश्यक है। पंजाब का चुनाव तो पहले एक वो हार भी चुकी है, उसके बाद वो जीत गई। लेकिन आज पंजाब में भी अगर आप देखें तो नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी ही है। वहां कांग्रेस या अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी तो गिनती में ही नहीं है। कांग्रेस और अकाली दल ने अभी आम आदमी पार्टी को कोई नजदीकी चुनौती नहीं दे पाई है। अभी भी हर सरकार की कुछ कमियां और खूबियां होती हैं, तो वहां की सरकार की भी खामियां और खूबियां हैं।
लेकिन जहां तक प्रभाव की और टिकाऊपन की दृष्टि के लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अभी नंबर 1 पर है और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अभी नंबर 1 पर है। और दिल्ली में तो मैं मानता हूं कि वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे है, बावजूद इसके कि पिछले दिनों में उसे काफी संकटों का सामना करना पड़ा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अक्सर खबरों में रहते हैं अपनी टीका टिप्पणियों के कारण। तो कल भी एक इस तरीके की घटना हुई जहां पर उनका और जया बच्चन का एक विवाद हुआ और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? कमी किस ओर से आपको ज्यादा नजर आती है? देखिए, मैंने वो प्रकरण देखा है। जया बच्चन जब बोलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि उनके अनुरोध कर चुकने के बावजूद भी उनका नाम जया अमिताभ बच्चन कहकर सभापति महोदय बुला रहे हैं। और उन्होंने थोड़ा सा हल्की मुस्कुराहट के साथ में थोड़ा व्यंग और कटाक्ष की मुद्रा में ये कहा कि मैं कलाकार रही हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज को भी समझती हूं और आपके लहजे यानी आपके टोन को भी मैं समझती हूं। इस पर जगदीप धनखड़ अगर चाहते तो इस बात का जवाब वो इसी तरह व्यंग और कटाक्ष के लहजे में दे सकते थे, तो ये संसदीय हाजिर जवाबी का एक नमूना होता। लेकिन वो इसके उत्तर में बहुत भड़क गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, जो बिल्कुल अनावश्यक था, क्योंकि जया बच्चन न चिल्ला रही थी ना वो इस तरह का उन्होंने कोई आचरण नहीं किया था। अच्छा, अब इस चक्कर में हुआ ये है कि जगदीप धनखड़ के ऊपर महाभियोग का संकट आ गया। देखते देखते 86-87 विपक्ष के सांसदों ने 50 की जरूरत होती है महाअभियोग के प्रस्ताव के ऊपर दस्तखत कर दिए। और सुना यह गया है कि इसमें 4 या 5 कांग्रेस सदस्यों की दस्तखत नहीं है 86-87 में, क्योंकि वो बाहर थे, है नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब जिनके दस्तखत हैं वो इंडिया गठबंधन के बाहर के भी हैं, यानी जगदीप धनखड़ के खिलाफ दस्तखत करने वालों में केवल इंडिया गठबंधन के लोग नहीं है, और भी लोग और भी लोग हैं। तो ये सब बातें नहीं जगदीप धनखड़ के लिए चिंताजनक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रस्ताव पास हो जाएगा और वो सभापति पद से हटा दिए जाएंगे। अभी भी सत्ता पक्ष के पास बहुमत है और वो जगदीप धनखड़ का साथ देगा तो प्रस्ताव ये पास नहीं हो पाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव पे पास होने से, वोट पड़ने से पहले इसके ऊपर बहस होगी ना, और वो बहस छोटी मोटी नहीं, बहुत लंबी होगी, ऐतिहासिक होगी, और वो लोकसभा और राज्यसभा के संसद के इतिहास में दर्ज की जाएगी बहस। इस बहस में ये तय होगा कि जो सदन है, सदन का पीठासीन अधिकारी कैसा होना चाहिए और कैसा है। उन्होंने जो कुछ जगदीप धनखड़ ने किया है आज तक, उस सबकी समीक्षा की जाएगी उस बहस में। उनके पक्ष में भी बातें कही आएंगी, उनके विपक्ष में भी बातें कही आएंगी, एक एक बात याद दिलाई जाएगी, एक एक बात दोहराई जाएगी। साथ में यह भी कहा जाएगा कि इस पद में जो दूसरे लोग बैठे थे उनका आचरण क्या होता था। हम सभी लोग जानते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसी की पसंद का व्यक्ति सभापति बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है, उसी की पसंद का व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर बनता है, उसी की पसंद का व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। और चूंकि वो उसकी पसंद का, उसी पार्टी का व्यक्ति होता है, तो काफी कुछ उस पार्टी के हितों का ध्यान भी रखता है अपने आचरण में। लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसकी एक मर्यादा होती है, उसका एक लिहाज होता है, और वो ये सब करते हुए भी विपक्ष के अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य पूरा करता है। यहाँ जो ये दोनों जो स्पीकर्स हैं, ये दोनों जो सभापति हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा के, वो बिल्कुल इसका उल्टा काम कर रहे हैं। वो सत्तारूढ़ दल के प्यादे की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। वो न केवल उनके सत्तारूढ़ दल के व्यापक हितों का ख्याल रखते हैं, बल्कि रोजमर्रा के हितों का ख्याल रखते हैं। तो सत्तारूढ़ दल के लोग खड़े होने बोलते हैं, प्रधानमंत्री जब प्रकट होते हैं सदन में, तो उनके चेहरे से एक मातहती की भावना बहने लगती है। और जब विपक्ष के लोग जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, वो टोका-टाकी शुरू कर देते हैं। उनके माइक बंद किए जाते हैं, उनको धमकाते हैं और उनको नियमों की याद दिलाई जाती है। जैसे कि वो सारे के सारे नियम विपक्ष के लिए होते हो, सत्तारूढ़ दल के लिए कोई नियम ना हो और खुद सभापति महोदय के लिए कोई नियम ना हो। तो ये तो सारी बातें जब महाभियोग पे बहस होगी तब सबके सामने आएंगी, और मुझे तो लगता है ऐसा करके उन्होंने अपना नुकसान ही किया। क्या यह कहना ठीक होगा कि जगदीप धनखड़ की नजर राष्ट्रपति की कुर्सी पर ज्यादा है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से खुश रहें, और इसके लिए थोड़ा आउट ऑफ द वे या मुख्य रास्ते से अलग हटकर भी कुछ काम करते नजर आते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले अगर वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, जो निश्चित रूप से कर रहे थे, आपका कहना ठीक है, तब तो ये बात ज्यादा समझ में आने वाली थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री उतने शक्तिशाली नहीं रह गए हैं जितना वो 4 जून 2024 से पहले शक्तिशाली थे। आज तो ये कहा ही नहीं जा सकता है कि ये सरकार 5 साल चलेगी। जब राष्ट्रपति का चुनाव
होना होगा तब ये यही सरकार होगी, यही प्रधानमंत्री होंगे, इस बात की 100% गारंटी नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगले 2 वर्षों के अंदर ये 5-6 विधानसभाओं के चुनाव हार गई, तो कुछ पता नहीं है कि ये सरकार रहेगी कि भी नहीं रहेगी। तो बहुत सी बातें हो सकती हैं। जगदीप धनखड़ को चाहिए कि वो कुछ दूसरी टोकरियों में भी अपने अंडे रखें। आज की बातचीत को हम यही रोकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और नई परख पे प्रोफेसर अभय कुमार दुबे, चूंकि कल रविवार का दिन है, तो आनंद वर्धन जी भी हमारे साथ होंगे और हम सप्ताह भर के राजनीतिक घटनाक्रम पर उनसे चर्चा करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।